एक गांव में चंपक लाल नाम का लकड़हारा रहता था। वो काफी गरीब और बेसहारा था। उसकी काफी उम्र भी हो गई थी। उसको देखभाल करने के लिए उसके बस कोई नहीं था। बस उसकी एक लड़की थी जो काफी बड़ी भी हो गई थी। वो काफी मेहनत करता था। वो हमेशा परेशान रहता था। बेटी की शादी जो करना है, चंपक लाल ने भजन लाल से कर्ज लिया हुआ था। 2 वर्ष बीत गया, उसे दे नहीं पा रहा है। कभी भी धमकी देने को आते थे, कभी भी उसके घर पहुंच जाते थे। चंपक लाल उसे हमेशा परेशान रहने लगा था। मैं इस सेठ का करूँ तो क्या करूँ? कुछ दिनों के बाद भजन लाल चंपक के घर आए। चंपक लाल, मैं तुम्हें जो कर्ज दिया हूं, काफी दिनों से तुम मुझे टाल रहे हो। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मुझे अभी इसी वक्त मेरे पूरे पैसे चाहिए। नहीं भजन लाल सेठ, मैं अभी कहाँ से पैसे दूं? अभी मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। आपको देने को कुछ दिनों का मोहलत चाहिए मुझे। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा कुछ ही दिनों में। अब बस हुआ तुम्हें मोहलत दे देकर। मैं थक सा गया हूं। अब मैं कुछ नहीं जानता हूं। नहीं सेठ जी, अब ये आखिरी बार होगा। मैं कुछ ना कुछ करके आपके सारे पैसे दे ही दूंगा कहीं ना कहीं से। अब की नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा कर्ज के तौर पे। वो काफी सुंदर भी है। तुम्हारी सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी एकदम के लिए। भजन लाल सेठ, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। वो मेरी बेटी है ना, कि कोई खिलौना है जो तुम्हें दे दो कर्ज के तौर पे। अब आगे तुम मेरी बेटी का जरा सा भी नाम लिया तो तुम सोच लेना। मुझसे ज्यादा आवाज में बात मत करो। अब की मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा, सबके सामने। नहीं सेठ जी, हमें कुछ दिनों का मोहलत दे दो। हम दोनों मिलकर आपके सारे कर्ज चुका देंगे। ठीक है, मैं इन कुछ दिनों का मोहलत देता हूं। नहीं मिला तो तुम्हें याद है ना मैं क्या बोला हूं। इतना बोलकर भजन लाल वहां से चले गए। चंपक लाल सोच में पड़ गया। अब की मैं कर्ज नहीं दिया तो कहीं भजन लाल सेठ मेरे बेटी से शादी तो नहीं कर लेगा ना? मैं सबको क्या बोलूंगा, गांव वाले को? कुछ ही देर बाद चंपक लाल जंगल की ओर चला गया पेड़ काटने को। जंगल की ओर से चलता गया। कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। उसने देखा कि सारे पेड़ कोई और काट के ले जा चुका है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? भजन लाल को भी पैसे देने हैं। अब मैं घर पे जाकर क्या बोलूं अपनी बेटी को? कुछ ही देर बाद वहां से चला गया घर की ओर। पहुंचते ही एक जगह पे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसकी बेटे आई उसके पास। क्या हुआ पिताजी? आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं आज जंगल गया था। कोई आज सारे पेड़ काट के ले जा चुका था। मुझे आज एक भी पेड़ नहीं मिला। कुछ ही दिनों में भजन लाल को भी पैसे देने हैं। अब मैं कहाँ से दूंगा इतने सारे पैसे? थोड़ा बहुत पैसे हमें मिल गए होते तो हमारा काम हो जाता। आपको मैंने कितनी बार बोली हूँ, आप पेड़ काटने मत जाया करो। आपकी उम्र भी हो गई है। मैं सिलाई करके भजनलाल सेठ को सारे पैसे चुका दूंगी, आप आराम करो। नहीं बेटी, अभी तो मुझे तुम्हारी शादी भी करना है। मैं बैठ गया तो तुम्हारी शादी कौन करेगा? नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करना है। मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। सुबह होते ही चंपक लाल फिर से जंगल की ओर चला गया पेड़ काटने। कुछ ही देर में जंगल पहुंचकर पेड़ काटने लगा। दोपहर तक वो पेड़ काट दिए। फिर उसे लेकर बाजार की ओर चले गए बेचने को। पहुंचकर एक सेठ को सारे लकड़ी बेच दिए। उनसे कुछ पैसे लेकर घर की ओर चले आए। घर पहुंचकर अपने बेटी को पैसे दे दिए। चमेली बेटी, आज मुझे कुछ पैसे मिले हैं। इन्हें एक जगह पे संभाल के रख दो, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके सेठ के पैसे दे सकूं। कभी भी वो हमारे घर आ सकते हैं मांगने को। ठीक है पिताजी, मैं इसे रख दूंगी। हाँ चलो अब खाना खा लो। दोनों एक साथ खाना खाए। कुछ ही देर बाद भजन लाल सेठ आए चंपक के घर। चंपक लाल, कहाँ हो? मेरे पैसे कहाँ हैं? अरे सेठ जी, आप इतनी जल्दी आ गए पैसे मांगने को? अभी तो मेरे पास थोड़ा बहुत है। मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैंने तुम्हें बहुत समय दिए है। अब मेरे पैसे लौटा दो। अरे अरे सेठ जी, मुझे सिर्फ 2 दिन का मोहलत दे दो। बस मैं कहीं ना कहीं से सारे पैसे दे ही दूंगा। अब की नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूंगा। महाराज के सामने, नहीं तो तुम्हें कारागार में डाल देंगे। ठीक है सेठ जी, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके रखता हूँ। वहां से चले गया। चंपक सोच में पड़ गया। अब मैं इतनी जल्दी कैसे पैसे लाऊं? जंगल के सारे पेड़ काट दूं, मैं तब भी इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ पिताजी? आप इतनी जल्दी कैसे लाएंगे पैसे? हमें कौन देगा? हाँ बेटी, मेरे जितने दोस्त हैं वो सब भी सेठ की कर्ज पे दबे हुए हैं। अब हमारे मदद कौन करेगा?
आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, सेठ जी ने सबको अपने कर्ज से दबा के रखा है। सब लोग इनसे परेशान रहने लगे हैं। अगली सुबह होते ही चंपक लाल जंगल की ओर चला गया। पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक लड़का खड़ा है। आज ये यहाँ क्या कर रहा है? आज तक तो यहाँ कोई भी नहीं आता था। ये कहाँ से आ गया इस जंगल में? बेटा, तुम कौन हो? इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा हूँ। तुम कहाँ से आए हो? बाबा, मैं इस जंगल में पेड़ की रक्षा आज से करूंगा, कोई भी उसे काट ना ले। क्यों बेटा? इस जंगल में तो सब लोग पेड़ काटने का काम करते हैं, तभी उनका गुजारा चलता है। पेड़ नहीं काटेंगे तो हम सब कैसे रहेंगे? राजा साहब का आदेश है, कोई भी जबरदस्ती काटने की कोशिश करेगा तो उन सबको सजा-ए मौत दिया जाएगा। चंपक सोच में पड़ गया। अब मैं कर्ज कैसे चुकाऊं? राजा साहब ने तो पेड़ काटने से मना कर दिया है। देखता हूँ बात करके, शायद मुझे आज काम करने को दे दे। बेटा, मुझे आज पेड़ काटने को दे दो, नहीं तो भजन लाल सेठ मेरे बेटी से शादी कर लेगा कर्ज के तौर पे। मैं ये नहीं होने देना चाहता हूँ। जीतू सोच में पड़ गया। मैं इन्हें काटने को दे दूं तो कोई देख लेगा महाराज, मुझे नहीं छोड़ेंगे। चलो मैं इसे कुछ पैसे मांग लेता हूँ, फिर उसे दे दूंगा कुछ लकड़ियां। उसकी बेटी की शादी भी तो करना है। बाबा, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, तभी मैं तुम्हें पेड़ काटने दूंगा। बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ सिवाय आशीर्वाद के। ठीक है बाबा, आप ये लो, इसमें सोने के सिक्के हैं। आपकी सारी मुश्किल का हल निकल जाएगा। जीतू चंपक लाल को पैसे की पोटली दे दिया। चंपक काफी खुश हो गया। फिर वो घर की तरफ जाने लगा। काफी दूर तक चलता रहा, थक हार के एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर के लिए दोपहर होते ही उठ के जाने लगा। गलती से वो पोटली लेना भूल गया। काफी दूर तक वो चला गया। तभी वहां से एक चोर जा रहा था। उसने देखा उस पेड़ के पास पोटली पड़ी हुई है। उस पेड़ के पास चला गया। कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। देखा कि उसमें सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। लगता है कोई इसे भूल कर चला गया। मेरा तो कहीं दिनों का काम हो गया। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। श्याम वहां से चला गया। घर की ओर चंपक को रास्ते में ध्यान आया। मैं तो अपनी पोटली वहां रख कर भूल गया। चलो जल्दी से चला जाता हूँ, नहीं तो कोई उसे ले लेगा। फिर मैं भजनलाल सेठ को क्या दूंगा? फिर वो वहां से चला गया। उसी पेड़ के पास कुछ ही देर में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पे पोटली नहीं है। ये भगवान में तो लूट गया। कोई मेरे सोने के सिक्के की पोटली ले लिया। मैं तो यहीं पे रखकर गलती से भूल कर चला गया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? भजन लाल अब मुझे और मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? फिर वो वहां से चला गया। घर की ओर कुछ ही देर में घर पहुंच गया। बेटी, आज मुझे एक लड़के ने सोने के सिक्के की पोटली दिए थे ताकि मैं भजन लाल सेठ को कर्ज दे सकूं। मैं आ रहा था, तभी मैं गलती से उसे भूल गया। वापस जाकर देखा तो वहां पे पोटली नहीं था। पता नहीं कौन लेकर चला गया। हमने नहीं दिए तो भजन लाल अब हमारा पता नहीं क्या करेगा। पिताजी, आप परेशान मत रहो। आप वापस से जाकर अच्छे से देखो, कहीं कोई जानवर ले लिया हो, झाड़ियों के पीछे हो। जल्दी से आप जाइए। ठीक है, मैं वापस से जाकर देखता हूँ। शायद कहीं मैं रख के भूल सा गया हूँ। उधर श्याम घर में अपनी बीबी मालती को दिखाने लगा सोने की पोटली को। देखो देखो मालती, मुझे आज क्या हाथ लगा है। सोने के सिक्कों की पोटली। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा कुछ दिनों का काम हो गया। तुम्हें ये सोने के सिक्के की पोटली कहाँ मिली? मैं जंगल गया हुआ था, तभी मुझे वहां पड़ा हुआ मिला एक पेड़ के पास। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने चोरी किए हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन, जिसका है उसको दे के आवो। श्याम मालती की बात को अनसुना कर दिया। उधर चंपक लाल घर से निकल ही रहा था, तभी भजन लाल घर पे आ गए। चंपक लाल भजन लाल को देखता ही रह गया। सेठ जी यहाँ क्यों आ गए? चंपक लाल, कहाँ चले? मेरे पैसे का क्या हुआ? लाओ मेरे पैसे। सेठ जी, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया था, लेकिन मैं पैसे एक जगह पे रख के भूल कर चला आया हूँ जंगलों में। हाँ हाँ, अब तुम बहाना मारने के सिवाय आपके पास कोई और काम थोड़ी ना है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। अब तुम सब चलो महाराज के पास। कुछ ही देर में महाराज के पास पहुंच गए। जाकर सब कुछ महाराज को बताने लगा। महाराज, मैंने चंपक लाल को 2 वर्ष पहले पैसे दिए थे। इसने आज तक मेरे पैसे क्या, ब्याज भी वापस नहीं दिए। अब मैं मांग रहा हूं
आजकल आजकल कर रहा है। मुझे पैसे नहीं दिए तो इसके बदले में इसकी बेटी से विवाह कर लूंगा। क्यों चंपकलाल, ये सब बात सही है ना? अब तक तुम क्यों नहीं दिए हो भजनलाल को पैसे? हाँ महाराज, ये सब बात सही है। मैं क्या करूं, पैसे जमा करता हूं, कहीं ना कहीं मुझसे खर्च हो जाता है। इस बार मैंने पैसे इकट्ठा कर लिए थे, मैं रख कर भूल गया हूं। मुझे एक दिन का मोहलत चाहिए ताकि मैं पैसों का इंतजाम कर सकूं। चंपकलाल, मैं तुम्हारी उम्र का ख्याल रखता हूं। कल के कल तुम भजनलाल को पैसे दोगे नहीं तो तुम्हारी बेटी का विवाह भजनलाल के साथ कर दिया जाएगा। नहीं महाराज, आप ऐसी गलती मत करो। मेरी बेटी की विवाह से मत करो। मैं कल के कल लाकर दे दूंगा। महाराज से बात करके जंगल की ओर चला गया। पोटली को ढूंढने को कुछ ही देर में जंगल में पहुंच गया। सब जगह ढूंढने लगा, उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। थक हार कर एक जगह पे बैठ गया। सोचने लगा, अब मुझे पोटली नहीं मिली तो भजन लाल मेरी बेटी से विवाह कर लेगा। सब लोग मुझे क्या बोलेंगे। फिर उसे याद आया, मुझे जो लड़का मिला था उसे पास चला जाता हूँ, उसे पूछता हूँ, शायद वो कुछ बता सके। फिर वहां से चला गया। उसके पास कुछ ही देर में पहुंच गया। बेटा, तुम इधर किसी आदमी को देखे हो क्या कल? नहीं बाबा, मैंने कल किसी को भी यहाँ पे आते हुए नहीं देखा हूँ। कुछ हुआ है क्या बाबा? हाँ बेटा, जो आपने मुझे सोने की पोटली दी हुई थी, मैं एक पेड़ के पास बैठा था, उधर ही रख कर भूल गया गलती से। अब उधर नहीं है, पता नहीं कौन उसे लेकर चला गया। बाबा, मैंने आपको जो दिए थे उसे आपने घुमा दिया। इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो? अब तुम्हारे और तुम्हारी बेटी का क्या होगा? भजनलाल तो अब नहीं छोड़ेगा आप सबको। हाँ बेटा, महाराज ने भी मुझे आखिरी एक मौका दिया हुआ है। अब मैं कहाँ उस आदमी को ढूंढूं? जीतू से बात करके वहां से चले गए घर की ओर। रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे, अब मैं महाराज को क्या बोलूं, मैंने पैसे कहाँ रख दिए थे। कुछ ही देर में घर पहुंच गया। एक जगह पे जाकर बैठ गए। पिताजी, क्या हुआ आपको? मिला कि नहीं पोटली? नहीं बेटी, मैं हर जगह तलाश किया, मुझे कहीं भी नहीं मिला। पता नहीं उसे लेकर कौन चला गया। मैंने उधर एक लड़के से पूछा, उसे भी नहीं मालूम है। अब हमारा क्या होगा? महाराज ने मुझे उस सेठ से शादी करने को बोला है। मैं उसे शादी नहीं करना चाहती हूँ पिताजी। मैं कल उस जंगल में जाकर वापस से ढूंढने लगूंगी, कहीं ना कहीं होगा। कोई लिया होगा तो शायद हमें मिल जाए। बेटी, मैंने हर जगह अच्छे से तलाश किया हो, अब उधर जाकर कोई फायदा नहीं है। चमेली अपने पिता की बात नहीं मानी। अगली सुबह होते ही जंगल की ओर निकल गई। उधर श्याम और मालती आपस में बहस कर रहे थे। तुम जा रहे हो कि नहीं? उसे लौटाने में भूखे रह लूंगी, मगर मैं उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। नहीं तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस पैसे का कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कितने दिनों के बाद इतना बड़ा हाथ लगा है। मैं क्यों इसे जाने दूं कई दिनों तक? हमारा गुजारा हो पाएगा। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम नहीं गए तो मैं खुद चली जाऊंगी जंगल में। दोनों आपस में बहस करने लगे। काफी देर तक एक दूसरे से बहस करते रहे। वहां चमेली जंगल में यहाँ वहां ढूंढने लगी। काफी देर तक ढूंढते रही। थक हार कर एक जगह पे बैठ गई। श्याम भी मालती की बात मान गया। जंगल की ओर चला गया। कुछ ही देर में जंगल पहुंच गया। तभी उसने देखा कि चमेली एक पेड़ के पास बैठी है। उसे पास चला गया। तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं इधर एक सामान खोजने को आई थी। कब से ढूंढ रही हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं, पता नहीं। कल मेरे पिताजी ने उसे एक पेड़ के पास रख कर भूल गए, वो मिल ही नहीं रहा है। क्या था वो चीज जो रख के भूल गए थे आपके पिताजी? एक पोटली थी, उसमें सोने के सिक्के थे। वो पोटली नहीं मिला तो आज मुझे उस भजनलाल सेठ से विवाह करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। ये लो पोटली जो आपके पिताजी ने भूल के चले गए थे। मैं एक चोर हूं, मेरी बीबी को चोरी का धन नहीं चाहिए, वो बोलती हैं। भूखे रह लूंगी लेकिन चोरी का धन नहीं चाहिए मुझे। उसकी वजह से मैं तुम्हें लौट आ रहा हूं। धन्यवाद भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई घर की ओर। कुछ ही देर में घर पहुंच गई। पिताजी, देखिए मुझे पोटली मिल गई। कल एक चोर ने आपकी पोटली ले लिया था, उसी ने मुझे लौटाया है। आके उस जंगल में अब हम भजनलाल से कर्ज जो लिए थे, अब उसे देने का वक्त आ गया है। अब मुझे भी विवाह नहीं करना पड़ेगा उसे। हाँ बेटी, अब हम अच्छे से रहेंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी शादी भी धूमधाम से कर पाऊंगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी भजनलाल आया चंपक के घर। चंपकलाल, पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं अभी तक?
हाँ भजनलाल सेठ जी, पैसे का इंतजाम हो गया, ये लो आपके पैसे। भजनलाल देखकर दंग रह गया। इतनी जल्दी इनके पास कहाँ से आया? कल तक तो इनके पास कुछ भी नहीं था, आज कहाँ से आ गया इतने पैसे? क्या सोच रहे हो सेठ जी? इतनी जल्दी इनके पास कहाँ से आया? आपके समझ में नहीं आएगा। भजनलाल पैसे लेकर घर की ओर चला गया। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम मीना था, छोटी बहन के नाम जूली था। वो एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। जूली, कल हम दोनों जल्दी से उठकर ढाबा जल्दी खोलेंगे, सामान भी मुझे लेने जाना है और तुम सारा काम करके रखना। हाँ दीदी, कल मैं जल्दी से उठकर घर का सारा काम करके रखूंगी। मीना सुबह उठकर सब्जी मंडी की ओर चली गई। जूली घर का काम करने लगी। दोनों बहनों ने अपना अपना काम करके ढाबा की ओर चली गई। थोड़ी देर में ग्राहक का आना शुरू हो गया। सभी लोग कुछ न कुछ ऑर्डर देने लगे। जूली सभी को खाना परोसने लगी। सभी लोग ताव मन से खाने लगे थे। खाना कुछ ही देर में खत्म हो जाता था। आज हमने 5,000 रुपये कमाए। ये हमारी सबसे बढ़िया कमाई हुई है। अगले दिन मीना को जोर से बुखार हो गया था। तभी जूली आई मीना के पास। दीदी, आपको तो बहुत बुखार हो गया है, आपने बताया नहीं मुझे अभी तक। हाँ छोटी, मुझे तो आज सब्जी लेने जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगी? आज मैं सब्जी लेने जाऊंगी, तुम आराम करो। तभी हरिया काका वहां आ गए। काका, आप दीदी का ख्याल रखो, मुझे आने में देर हो जाएगी। जूली वहां से चली गई। सब्जी खरीदने? आलू मटर और गोभी कैसे दिए आप? तभी महेश ने बोला, 50 रुपये किलो है, मुझे 2-2 किलो सब दे दो। वो दोनों आपस में बात करने लगे। बातों ही बातों में जूली ने अपने बारे में बताना शुरू किया। हमारा एक छोटा सा ढाबा है। महेश उसके साथ चला गया ढाबा की ओर। वाह, कितना बढ़िया ढाबा है। ये इसका स्वागत बोर्ड बहुत सुंदर है। पर तुम इतना मेहनत करती हो, उस पे तो तुम्हारा नाम होना चाहिए ना, कि तुम्हारी बहन का। हम दोनों में बहुत प्यार है। यह हमारे माँ और पिताजी की आखिरी निशानी है। हम दोनों बहुत मेहनत से चलाते हैं इस ढाबे को। अगले दिन फिर महेश आया जूली के ढाबे पे। वो दोनों मिलके चालाने लगे। उन दोनों में प्यार हो गया, एक दूसरे के साथ रहने लगे। मालकिन, आज मैं बिटिया के पास जाके देखता हूँ क्या हो रहा है ढाबा पे। वहां पहुंचते ही हरिया ने देखा महेश वहां पे काम कर रहा है। वहां से चले गए घर की ओर। मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ढाबा अपने नाम पे कब का कर लेता। अभी तक तुम अकेले कितनी मेहनत करती हो। वाह, तुम्हारी बहन आराम कर रही है। ये लो पेपर, इस पर अपनी बहन का अंगूठा लगवा लेना। दीदी, मुखिया जी ने बोला कि सरकार तुम लोगों को मदद करनी चाहती है, पेपर पर अंगूठा लगवा लेना। रात को धोखे से अपनी बहन का पेपर पे अंगूठा ले लेती। तभी मीना ने महेश के बारे में पूछा। बातों को घुमा दी। जूली ने सुबह होते ही अपना बोर्ड लगा दिया। आज से इस ढाबे की मालिक तुम हो। मीना भी कुछ दिन बाद ठीक हो गई। ढाबे की ओर चले गई। वहां पे देखती है जूली ने मेरा नाम हटा दिया है। वो जूली से पूछती है, तुम मेरा नाम क्यों हटा दी हो? ये ढाबा मेरा भी है। नहीं, अब से ये ढाबा मेरा है। मैंने धोखे से पेपर पे अंगूठा ले लिया है। देख लो, दोबारा यहाँ नहीं आना। ढाबा के अंदर चलो महेश। मीना सब कुछ समझ गई। अभी बोल के कुछ होगा नहीं यहाँ से जाना। ठीक है, मेरा इतना बोलकर चली गई। अगले दिन मीना खुद का ढाबा खोली। आज से जूली से अच्छा और बेहतर खाना बनाना है। दिन भर ग्राहकों का इंतजार करती रही। कोई भी उसकी ढाबे की ओर नहीं आया। मायूस हो गई। कल मैं 56 भोग बनाऊंगी। जल्दी सुबह ढाबे पर पहुंचती हूँ। 56 भोग बनाती हूँ, आज सब गांव वाले आएंगे 56 भोग खाने। हाँ काका, लगाती हूँ थाली जल्दी से। बहुत भूख लगी है। सभी गांव वाले मीना की ओर आने लगे। वहीं दूसरी ओर जूली की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। ग्राहकों की कमी होने लगी। महेश भी उसको छोड़ के जाने लगा। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता हूँ। दौलत नहीं, तुम भी नहीं। टाटा बाय बाय। जूली वहीं पे रोने लगी। तभी वहां पे मीना आई। मुझे मालूम था कि वो तुमसे नहीं प्यार करता है। वो सिर्फ दौलत के लिए तुम्हारे साथ था। जूली गले लगकर रोने लगी। अगले दिन वो दोनों एक साथ ढाबा चलाने लगे, खुशी खुशी।